नमस्कार दोस्तों, आसान हिंदी में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का विषय है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब भी आप वर्तनी सुधार करते हो तो आप विराम चिन्ह का उपयोग करना चाहिए। और जब भी आप किसी अनुच्छेद ऐसे लिख रहे हो तो विराम चिन्ह का बहुत उपयोग होता है। और सही विराम चिन्ह को उपयोग ना करने से आपको कई बार बहुत ही मिस्टेक्स हो सकता है। तो विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम चिन्ह का मतलब है जो भी चिन्ह हम रुकने के लिए उपयोग करते हैं। जब भी हम एक वाक्य को खत्म करते हैं तो हम इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह के 12 भेद होते हैं, 12 चिन्ह होते हैं। वाक्य में यह एक विराम चिन्ह है, और जब भी हम इस विराम चिन्ह का जगह को परिवर्तित करते हैं तो उसका अर्थ जब भी यह विराम चिन्ह मत के बाद आया था तो इस वाक्य का मतलब है तुम डरो मत और चलो। जब भी विराम चिन्ह डरो के बाद आया तो इसका मतलब है मत चलना, उधर मत चलना, डरो उधर मत चलो। वैसे विराम चिन्ह के जगह के साथ वाक्य का अर्थ भी परिवर्तन होता है। विराम 12 विराम चिन्ह होते हैं। पहला है पूर्ण विराम, ये वाला जो है यह भी पूर्ण विराम है। ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। फिर अर्ध विराम, ऐसे होता है। मैं आपको बाद में बताऊंगा किस किस विराम कहाँ पर उपयोग करना है। फिर अंत विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, फिर विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उपविराम, अभी उपविराम और अर्धविराम में थोड़ा चेंज होता है। इधर कामा है और इधर 2 पॉइंट। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। फिर निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह डैश होता है। फिर लाघव चिन्ह ऐसे बड़ा सर्किल की तरह होता है। फिर विवरण चिन्ह
उपयोग करते हैं। जब भी आप किसी की परिभाषा लिख रहे हो, अभी विराम चिन्ह का परिभाषा या किसी भी संज्ञा का परिभाषा लिख रहे हो तो आप ऐसे लिखेंगे ना, संज्ञा, तो बहुत प्रयोग करते हो। विवरण चिन्ह को आप बहुत प्रयोग करते हो। एक उद्धरण चिन्ह ऐसे भी हो सकता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कोष्ठक चिन्ह, जो भी ब्रैकेट्स होते हैं, सभी तरह के कोष्ठक, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में थोड़ा अंतर है। हम योजक चिन्ह को माता पिता, जब भी हम माता पिता लिखते हैं तो हम योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं, और जब भी हम किसी भी परिभाषा को लिख रहे हैं तो विवरण चिन्ह या निर्देशक चिन्ह को उपयोग करते हैं। एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और सीखेंगे किस विराम चिन्ह कहाँ पर उपयोग करना चाहिए। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का मतलब है जब भी एक वाक्य पूर्ण होता है तो हम पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। जैसे सारा घर धूल से हट गया, तो एक पूरा वाक्य है ना, इसके बाद पूर्ण विराम लगाया जाता है। ठीक है। जब भी आपको एक विशेष बताना चाहता हूँ नोट, तो जब भी दोहा, छंद, श्लोक, चौपाई, पंक्ति, कविता में जब भी आप पंक्ति के लाइन लिख रहे हो तो पहले लाइन के बाद आप पूर्ण विराम लगाओगे और आप कविता एक अनुच्छेद की तरह लिखते हो ना, तो ऐसे कि हम हैं सूरज चांद सितारे, तो इस लाइन के बाद आप पूर्ण विराम लगाओगे। हम नन्हे नन्हे बालक हैं, इस लाइन के बाद आप 2 पूर्ण विराम लगाओगे। ठीक है। जब भी दोहा, चौपाई, श्लोक, छंद, पंक्ति, ऐसे कविता, इन सब में पहले लाइन के बाद पूर्ण विराम और दूसरी पंक्ति के बाद 2 पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है। तो फिर दूसरा है अर्ध विराम, जहाँ तो इसके पहले हमें अल्प विराम को सीखना होगा। अल्प विराम मतलब अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। तो अल्प विराम जब भी हम एक ही प्रकार के शब्द को अलग अलग करना चाहते हैं, जैसे आम, सेब, अमरूद, अनार मुझे पसंद है, इस वाक्य में ये सभी जो मैं बोल रहा हूँ, आम, अनार, ये सब फल है, पर इन्हें मैं अलग करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अल्प विराम का उपयोग कर रहा हूँ। ठीक है। राम, श्याम, मोहन, सुरेश और दिनेश आ रहे हैं, तो बहुत लोग हैं, सभी लोग हैं पर बहुत लोग हैं, इसलिए हम अल्प विराम का उपयोग किए हैं। कई बार जब भी एक वाक्य बड़ा होता है, एक बड़ा वाक्य में जब भी हम विराम लेना चाहते हैं, जब भी हम थोड़े ब्रेक लेना चाहते हैं, तो तब भी हम संयुक्त और मिश्रित वाक्यों में जब भी उपवाक्य होते हैं ना, संयुक्त और मिश्रित वाक्य में, तो इन वाक्य में उपवाक्य और एक उपवाक्य और दूसरा उपवाक्य को सेपरेट करने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे जब हम घर से निकले वर्षा हो रही थी,
जब हम घर से निकले, ये एक उपवाक्य है। वर्षा हो रही थी, ये दूसरा उपवाक्य है। इन दोनों को हमें अलग करना चाहिए। इसलिए जब हम घर से निकले, इस उपवाक्य के बाद हम अल्प विराम का प्रयोग किए हैं। अभी आइए अर्ध विराम के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना है, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे अल्प विराम में हम दो उपवाक्यों को सेपरेट करते हैं। अल्प विराम का उपयोग से दो उपवाक्यों को हम सेपरेट कर सकते हैं। पर अर्ध विराम में जब भी तीन उपवाक्य दिए गए हैं एक वाक्य में और हमें अल्प विराम से अधिक रुकना है, जैसे खूब मन लगाकर पढ़ो, परीक्षा निकट आ गई है। इसमें दो उपवाक्य हैं। खूब मन लगाकर पढ़ो के बाद हम अर्ध विराम का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि अल्प विराम से अधिक रुक रहे हैं पर पूर्ण विराम से कम रुक रहे हैं, क्योंकि इधर हम दो उपवाक्य को ही सेपरेट कर रहे हैं। जो आज हमारा मित्र है, कल वही शत्रु भी हो सकता है। पर अर्ध विराम के बदलाव में हम अल्प विराम का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो आज हमारा मित्र है, इसके बाद अर्ध विराम, फिर वह कल शत्रु भी हो सकता है, ऐसे। फिर प्रश्नसूचक चिन्ह, आपको पता ही होगा। प्रश्न वाले, जहाँ प्रश्न का भाव हो, ठीक है, जहाँ भी भाव हो, कई बार क्या ऐसे शब्द होते हैं वाक्य में, पर वो प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होता है। जैसे पता नहीं वह क्या कर डाला है। इस वाक्य में क्या है, पर यह प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। भाव होना चाहिए, प्रश्न का भाव होना चाहिए, तभी वह प्रश्नवाचक वाक्य होगा। जैसे क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, इधर प्रश्न का भाव है, इसलिए हम प्रश्नवाचक वाक्य के बाद प्रश्नसूचक चिन्ह को उपयोग करते हैं। तुम कल कहाँ जाओगे, ठीक है, ऐसे। फिर विस्मयादि बोधक या संबोधन चिन्ह, इसे संबोधन चिन्ह भी कहते हैं। कई बार अपने परीक्षा में को कंफ्यूज करने के लिए संबोधन चिन्ह को पहचानिए, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। इसलिए विस्मयादि बोधक चिन्ह को संबोधन चिन्ह भी कहते हैं, को याद करना है। जब भी हर्ष, शोक, भय, विस्मय आदि भावों, ठीक है, भावों का अभिव्यक्ति हो, तब हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हाय के बाद, क्योंकि ये शौक है, तो इसके बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। वाह, तुमने कमाल कर दिया। तो इधर विस्मय का भाव है, इसलिए वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। फिर उपविराम मतलब जब भी हम किसका परिभाषा लिख रहे हैं, तो विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और उपविराम, तीनों के लिए जब भी हम किसी की परिभाषा लिख रहे हैं, तो हम इन तीनों में से किसी एक का उपयोग करते हैं, ठीक है। विवरण चिन्ह ज़्यादा उपयोग करते हैं, उपविराम और निर्देशक चिन्ह भी हम उपयोग करते हैं।
निर्देशक चिन्ह हम ज्यादातर जब भी कोई संवाद होता है तब हम निर्देशक चिन्ह और उपविराम का उपयोग करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, फिर हम निर्देशक चिन्ह लगाते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसमें हम निर्देशक चिन्ह का उपयोग किए। कई बार हम उपविराम का भी उपयोग कर सकते हैं। अभी विवरण चिन्ह आपको पता ही है, क्योंकि मैंने बताया है। कई बार संज्ञा का परिभाषा लिख रहे हैं तो आप विवरण चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं। या संज्ञा के 3 भेद हैं, है के बाद विवरण चिन्ह लगाकर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा ऐसे लिख सकते हैं। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह जब भी हम शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे टीवी, टीवी में टी के बाद लाघव चिन्ह आएगा और वी के बाद लाघव चिन्ह आएगा। या DPS, तो डी के बाद लाघव चिन्ह आएगा, पी के बाद लाघव चिन्ह आएगा, एस के बाद लाघव चिन्ह आएगा। कई बार कोई शब्द के लिए, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को हम डा लिखकर लाघव चिन्ह लगाने से समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर है, ऐसा होगा लाघव चिन्ह का प्रयोग। फिर उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह का 2 भेद होते हैं। एक है इकहरा उद्धरण चिन्ह, अंग्रेजी में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। जब भी हम किसी के नाम को हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, जैसे कामा यानी इकहरा उद्धरण चिन्ह में है, प्रसाद जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो कामायनी को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, तो इसलिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह का। फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह, हम जब दोहरा उद्धरण चिन्ह को जब भी कोई कुछ संवाद बोलता है, जैसे नेताजी ने कहा था, फिर निर्देशक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह मतलब अंग्रेजी में डबल इन्वर्टेड कॉमा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह को बंद कर देना है, संवाद के बाद बंद कर देना है। जैसे नेहरू जी ने कहा था, निर्देशक चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, आराम हराम है। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी ये संवाद है ना, जो भी नेहरू जी ने कहा आराम हराम है, इसके बाद पूर्ण विराम आएगा, ठीक है। पूर्ण विराम के बाद तब हम दोहरा उद्धरण चिन्ह को बंद कर देते हैं। पूर्ण विराम के पहले नहीं करना है, पूर्ण विराम के बाद। आराम हराम है के बाद पूर्ण विराम, फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह ब्रैकेट्स होते हैं, आपको पता ही होगा। जैसे ये भी कई बार संवाद में उपयोग करते हैं। राजा, फिर कोष्टक चिन्ह लगा के क्रोधित होकर, फिर कोष्टक चिन्ह को बंद करके, तुम्हें इस दंड अवश्य मिलेगा। तो राजा ने कहा ऐसा नहीं लिख रहा है, राजा, फिर कोष्टक चिन्ह लगाकर क्रोधित होकर, मतलब हम इसे गणित में भी उपयोग करते हैं और हिंदी में आजकल कम उपयोग हो रहा है। फिर योजक चिन्ह, हाँ, योजक चिन्ह के बाद और एक विराम चिन्ह है दोस्तों, उसे कहते हैं हंस पद, ठीक है। हंस पद आप लोग बहुत प्रयोग करते हैं,
जब भी परीक्षा में आएगा तो आपको नहीं पता। तो ये वाला चिन्ह हंस पद है। जब भी हम एक वाक्य में एक शब्द को लिखना भूल जाते हैं, तो जैसे मैं खाया, ठीक है, इधर मैं आम लिखना भूल गया, पर मैं वाक्य को कटा नहीं, मैं क्या किया, हंस पद का उपयोग कर आम खाया ऐसे लिखा। तो इसका बहुत प्रयोग करते हैं, इसे ही हंस पद कहते हैं। और इसका और एक नाम है त्रुटिपूरक चिन्ह। त्रुटिपूरक चिन्ह, जैसे दिल्ली की राजधानी है, किसकी राजधानी है, ये इसका कोई मतलब नहीं है इस वाक्य का, फिर हंस पद लगाकर भारत लिखा है, मतलब दिल्ली भारत की राजधानी है। लास्ट योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को हम विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। और जब भी हम द्वंद्व समास के समस्त पद को लिखते हैं ना, तब योजक चिन्ह का बहुत प्रयोग करते हैं, जैसे दिन रात, माता पिता, तब हम योजक चिन्ह को प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए इससे हम विराम चिन्ह का विषय समाप्त करते हैं और एक बार रिवीजन करेंगे। पहला, पूर्ण विराम। जब भी एक वाक्य अंत हो जाएगा, एक वाक्य के अंत पर पूर्ण विराम का उपयोग करना चाहिए। जैसे सारा घर धूल से अट गया, तो यह एक वाक्य है, इसके बाद पूर्ण विराम लगाना चाहिए। फिर अर्ध विराम। जब भी हम अल्प विराम से अधिक रुकना चाहते हैं पर पूर्ण विराम से कम रुकना चाहते हैं, तब हम अर्ध विराम का उपयोग करते हैं। जैसे जो आज हमारा मित्र है, फिर अर्ध विराम, कल वही शत्रु बन सकते हैं। फिर है अल्प विराम। अल्प विराम हम संयुक्त और मिश्रित वाक्य में दो उपवाक्यों की को अलग करने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे जहां से वह आया, उधर बहुत सारे लोग रहते हैं, जहां से वह आया, इसके बाद अल्प विराम, और फिर उधर बहुत लोग रहते हैं। तो ये एक वाक्य है, वाक्य के बाद पूर्ण विराम लगाना है। ठीक है, अल्प विराम को संयुक्त और मिश्रित वाक्य में दो उपवाक्यों को अलग करने के लिए उपयोग करते हैं, और एक ही प्रकार के शब्द को अलग करने के लिए, जैसे राम, श्याम, मोहन, सुरेश, दिनेश आ रहे हैं, ये सब दोस्तों हैं, ये सब दोस्त है, तो इसलिए ये एक ही प्रकार के शब्द हैं और इन्हें हम अलग करना चाहते हैं, इसलिए अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं। फिर प्रश्न सूचक चिन्ह आपको पता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको पता है। प्रश्न सूचक चिन्ह, जब भी प्रश्न का भाव हो तब हम प्रश्न सूचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह, जब भी हर्ष, शोक, भय और विस्मय की भाव, ठीक है, ये सब भाव है, उन भावों में हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। फिर उपविराम, जब भी हम किसी की परिभाषा लिख रहे हैं तो उपविराम, निर्देशक चिन्ह और विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह जब भी संवाद में उपयोग करते हैं, जैसे राजा, निर्देशक चिन्ह, तुम्हें यह दंड अवश्य मिलेगा। तो जब भी किसी का संवाद में किसी बात का संवाद का उदाहरण देते समय संवाद जब भी होता है ना, तब हम निर्देशक चिन्ह का उपयोग करते हैं। विवरण चिन्ह मैंने आपको बता दिया है। लाघव चिन्ह, जब भी हम किसी शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर को डा लिखकर उसके बाद लाघव चिन्ह का उपयोग करने से डॉक्टर हमें समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर है।
टीवी, टीवी में टी के बाद लाघव चिन्ह, बी के बाद लाघव चिन्ह, तो हमें समझ में आता है कि हम टेलीविजन के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे जब भी हम शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखना चाहते हैं तो डॉक्टर को संक्षिप्त रूप में ऐसे लिखा जाता है, यह है लाघव चिन्ह। ऐसे लिखने से ये डॉक्टर है, ठीक है। इधर चंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए, होने से आपका गलत हो जाएगा, जो शब्द है वह गलत। फिर उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, इखरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। जब भी हम किसी पुस्तक के नाम या व्यक्ति के नाम को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम इखरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं, पर इखरा उद्धरण चिन्ह के बदलाव में दोहरा उद्धरण चिन्ह नहीं लगाना चाहिए और दोहरा उद्धरण चिन्ह के बदलाव में इखरा उद्धरण चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। दोहरा उद्धरण चिन्ह ऐसे प्रयोग होता है जैसे नेहरू जी ने कहा था। फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह आराम हराम है, ठीक है। जब भी किस व्यक्ति के मूल रूप जो भी वह मूल रूप में कह रहे हैं वैसे ही लिखा जाता है। नेहरू जी ने कहा था, पर मैं लिख रहा हूँ कि वह कहे थे कि आराम हराम है, ऐसे कह रहे थे। तो तब जब भी कोई संवाद चलता है ना, तब हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं और पूर्ण विराम लगाने के बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह को बंद करते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह मतलब ब्रैकेट्स होता है। फिर योजक चिन्ह द्वंद्व समास के लिए ज्यादातर उपयोग करते हैं, इसे विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। फिर हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह, जब भी हम किसी शब्द, एक वाक्य में किसी शब्द को लिखना भूल जाते हैं तो हम हंसपद का उपयोग करते हैं, जैसे दिल्ली की राजधानी है, किसकी राजधानी है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। हंसपद लगा के भारत लिखे हैं तो हमें समझ में आएगा कि दिल्ली भारत की राजधानी है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और एक विषय से, और आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।